सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपराम्। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ध्रुव संस्कृत गुरुजी संस्कृत पाठशाला में। आज पढ़ेंगे हम अन्वय। अन्वय क्या है कि देखो, संस्कृत में दो प्रकार की विधाएं हैं, गद्य और पद्य। गद्य सीधा सीधा जैसे हम बातें करते हैं, ये गद्य ही है, गद्यात्मक तरीका ही है। पद्य जो श्लोक होते हैं उसको पद्य कहते हैं। छंद रचना जो होती है वो पद्य में होती है। जब हम किसी श्लोक को पढ़ते हैं तो श्लोक को पढ़ते समय थोड़ी सी जटिलता होती है अर्थ को करने के लिए। जटिलता यूँ होती है क्योंकि वहाँ पर पद, कर्तृपद, कर्मपद, कर्णपद या क्रियापद वो व्यवस्थित तरीके से नहीं होते, वो कहीं भी हो सकते हैं। एक क्रम से नहीं होते कि पहले कर्तृपद हो, फिर कर्मपद हो, फिर क्रियापद हो, इस प्रकार से नहीं रहते हैं। वो स्वतंत्र रूप से कहीं भी हो सकते हैं, ठीक है ना। उन पदों को एक क्रम से स्थापित करना, क्रमशः स्थापित करना, वही कहलाता है अन्वय। क्योंकि जब वो पद क्रम से स्थापित नहीं होंगे तो फिर अर्थ नहीं निकल पाएगा। तो उन पदों को एक व्यवस्थित तरीके से स्थापित करने को ही अन्वय कहते हैं। अन्वय दो प्रकार के होते हैं, खंडान्वय, दंडान्वय, हमने आरंभ में पढ़ा भी था। आज हम अन्वय क्या है, अन्वय के लिए ध्यातव्य बातें कौन कौन सी हैं वो विस्तार से हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ से शुरू करते हैं। अन्वय के लिए कुछ जानने योग्य बातें देखो। आकांक्षा, सर्वप्रथम आकांक्षा, फिर योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, पद परिचय और पदार्थबोध। यह 6 चीज़ें हैं जो हमको विस्तार से समझनी है और याद भी रखनी है। यदि हमको अन्वय करना है तो हमको ये चीज़ याद भी रखनी है, ठीक है ना। अब इनको विस्तार से पढ़ेंगे हम। आकांक्षा किसको कहते हैं, अब क्रम बाय क्रम सभी को पढ़ेंगे। आकांक्षा क्या है यहाँ पढ़ते हैं, फिर उदाहरण से समझेंगे। किसी वाक्य शब्द की एक दूसरे के प्रति अपेक्षा, जब कोई शब्द अपने पूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी अन्य शब्द पर निर्भर होता है तो उसे आकांक्षा कहा जाता है, ठीक है ना। उदाहरण देखते हैं, जैसे बालकः, इतना किसी ने कहा बालकः, यह अपूर्ण है। क्योंकि जब हम सामने वाले से कहेंगे बालकः तो सामने वाला सोचेगा कि बालकः क्या क्या कहना चाह रहे हैं, उसके मन में संदेह रहेगा। जब तक हम कुछ आगे नहीं बोलेंगे, कुछ क्रियापद नहीं बोलेंगे तो उसके मन में संदेह बना रहेगा कि बालकः क्या। क्योंकि बालकः यह पूछने की आकांक्षा करता है कि क्या, बालक ने क्या किया। अब आगे कह दिया कि बालकाः क्रीडन्ति, बालकाः क्रीडन्ति, यह पूर्ण हो गया क्योंकि बालक खेलते हैं, यह अर्थ स्पष्ट हो गया। जब तक हमने कहा बालकाः, बालक जो शब्द है यहाँ पर जो बालकाः लिखा हुआ है यह पुल्लिंग है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचन है। तो बालकाः, संदेह हुआ कि बालकाः क्या। जब तक क्रीडन्ति नहीं कहा तो मन में संदेह बना रहा कि बालका क्या, आकांक्षा बन रही, जानने की इच्छा बन रही कि बालका क्या भाई, तो कह दिया क्रीडन्ति, खेलते हैं। अब आकांक्षा की समाप्ति हो गई। तो बालक शब्द क्रीडन्ति पर निर्भर था, ठीक है। और यदि कह देते केवल क्रीडन्ति तो क्रीडन्ति कौन क्रीडन्ति, तो बोले कि बालकाः, तो बालका से आकांक्षा की समाप्ति होती, शांति होती। इसलिए बालकाः क्रीडन्ति पर निर्भर है और क्रीडन्ति बालकाः पर निर्भर है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। यही कह रहे हैं अर्थ में कि जब कोई शब्द अपने पूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी अन्य शब्द पर निर्भर होता है तो बालक जो शब्द है बालकाः, अब पूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए ये अन्य क्रीडन्ति शब्द पर निर्भर है, इसलिए इसे आकांक्षा कहा जाता है। ये आकांक्षा हो गई। अब कह दिया क्रीडन्ति तो आकांक्षा की समाप्ति होगी, बालकाः क्रीडन्ति। अब इस पर अर्थ स्पष्ट हो गया कि बालक खेलते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार किसी वाक्य के शब्दों में परस्पर निर्भरता होती है, उसे हम क्या कहते हैं, आकांक्षा कहते हैं। समझ में आ गया आकांक्षा किसे कहते हैं, जब एक शब्द अपने पूर्ण अर्थ को प्रकट करने के लिए किसी अन्य अर्थ पर निर्भर, किसी अन्य शब्द पर निर्भर रहता है तो हम उसे कहते हैं आकांक्षा, ठीक है। तो हमको पता होना चाहिए कि कौन सा शब्द, श्लोक पढ़ रहे हो या गद्य पढ़ रहे हो या पद्य पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, तो हमको पता होना चाहिए कि जिस शब्द को हम पढ़ रहे हैं वो किसी पर निर्भर है कि नहीं, ठीक है। वह किस पर निर्भर है, किस शब्द पर निर्भर है, तो हमको पता होना चाहिए, तभी जा करके उसका
सम्यक बोध होगा। इसके बाद आता है योग्यता। शब्दों में भी योग्यता होती है। कैसी योग्यता होती है पहले समझ लो, फिर उदाहरण से समझेंगे। किसी वाक्य अथवा वाक्यांश, वाक्यांश मतलब शब्द, प्रयोज्यमान शब्द अर्थ, तर्क और व्याकरण की दृष्टि से सही हो तो उसे योग्यता कहते हैं। इतनी जो दृष्टि बताई हैं, वाक्य वाक्यांश शब्द अर्थ तर्क और व्याकरण की दृष्टि से सही है तो उसको क्या कहेंगे हम? योग्यता कहेंगे। अभी उदाहरण से समझेंगे, इसको एक बार पूरा पढ़ लेते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पदों अर्थात शब्दों के अर्थों में परस्पर विरोधाभास न हो, जिससे वे एक दूसरे के साथ संगत हों और वाक्य का सही अर्थ प्रकट हो सके। यदि पदों के अर्थों में विरोध या असंगति होती है तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, वह अर्थहीन हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझो इसको। अग्निना सिंचति, ठीक है ना। किसी ने कहा अग्निना सिंचति, अग्नि से सींचता है। अब बताओ कि अग्नि में सेचन क्रिया संभव है? अग्नि में सेचन क्रिया संभव है ही नहीं। अग्नि में तो दाहकत्व होता है, तो सींचेगा कैसे अग्नि? तो अग्नि में सेचन क्रिया संभव नहीं है। यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से ये वाक्य शुद्ध है। अग्निना सिंचति, किससे सींचता है? आग से सींचता है। व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये शुद्ध वाक्य नहीं है, क्योंकि अग्नि से सेचन क्रिया संभव ही नहीं है। इसलिए यहां देखो कह रहे हैं कि वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के अर्थों में परस्पर विरोधाभास ना हो। तो यहां देखो विरोधाभास हो रहा है कि अग्नि से सींचन क्रिया नहीं है, यही विरोध है। तो यह शब्द क्या, यह वाक्य असंगत हो गया, अर्थहीन हो गया, इससे अर्थ की स्पष्टता होगी नहीं, तो अग्नि से सेचन क्रिया होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो वही कह रहे हैं यदि पदों के अर्थों में विरोध या असंगति होती है तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है या वह अर्थहीन हो जाता है, अर्थहीन हो जाएगा, ठीक है ना। आगे कह रहे हैं हिमेन दहती। अब ये भी देखो यहाँ पर भी परस्पर विरोधाभास हो रहा है, क्योंकि हिम यानी कि बर्फ में दहती, दाहकत्व तो होता ही नहीं है, वो शीतल होती है। तो हिम से कैसे जलाएगा भाई? हिमेन दहती ना, हिम बर्फ से जलाता है तो कैसे जला सकता है? बर्फ से जला ही नहीं सकता, क्योंकि बर्फ में तो शीतलता होती है, दाहकत्व तो होता ही नहीं है। तो इन दोनों वाक्यों में परस्पर विरोधाभास हो रहा है। यद्यपि यह दोनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये दोनों वाक्य ही अशुद्ध हैं। इसलिए यह अर्थहीन वाक्य हैं, इनका कोई संगति नहीं बैठती है, परस्पर विरोध हो रहा है, ठीक है। आगे देखो, जैसे यानी इन दोनों जो वाक्य हैं इनके लिए कह रहे हैं कि जैसे वाक्य व्याकरण की दृष्टि से सही हो सकते हैं, अब ये दोनों वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से असंगत हैं, अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है नहीं, क्योंकि अग्नि से सिंचन और बर्फ से दाहकता संभव नहीं है। इसलिए ऐसे वाक्यों में योग्यता का अभाव होता है। इन वाक्यों में योग्यता का अभाव है, इन वाक्यों में योग्यता है ही नहीं। हमको देखना है कि वाक्यों में योग्यता, योग्यता का अभाव नहीं देखना, हमको योग्यता देखनी है। आगे क्या कह रहे हैं? योग्यता का तात्पर्य है किसी वाक्य के सभी पदों के अर्थ आपस में मेल खाते हैं और एक संगत तार्किक अर्थ प्रदान करें। जैसे जलेन सिंचति, तो जल से सिंचन क्रिया संभव है। यहाँ यह जो वाक्य है जलेन सिंचति, यह वाक्य व्याकरण की दृष्टि से भी शुद्ध है और अर्थ की दृष्टि से भी शुद्ध है। यहाँ इन दोनों इस वाक्य में परस्पर विरोध है ही नहीं, न विरोधाभास है, कुछ नहीं है, संगति बैठती है। क्यों? सेचन क्रिया जल से ही संभव है भैया, अग्नि से थोड़ा ना सींचोगे, जल से ही न सींचोगे। इसलिए जले न सिंचती, जल से सींचता है यह वाक्य। इस वाक्य में क्या है? योग्यता है। अग्नि न दहती, अग्नि से जलाता है, इस वाक्य में भी योग्यता है, क्योंकि दाहकत्व अग्नि में ही है, जल में दाहकत्व नहीं है। इसलिए इन दोनों वाक्यों में योग्यता बनती है। इसी प्रकार से हमको श्लोक हो या गद्य हो, वहां भी देखना है कि शब्दों में परस्पर योग्यता बन रही है कि नहीं बन रही है। तो जहां योग्यता बन रही हो उन्हीं पदों को आपस में मिलाना है, ठीक है। ये हो गई योग्यता, आकांक्षा, योग्यता। आगे चलते हैं, ठीक है। अब आया सन्निधि, ये भी बहुत विशेष बात है, पहले समझ लो कि वर्णों की निकटता को सन्निधि कहते हैं। पदों को परस्पर निकटतम संबंध होता है तभी यथार्थ का बोध होगा, सन्निधि नहीं होगी तो यथार्थ बोध नहीं होगा। जैसे उदाहरण देखो,
जैसे 9 बजे एक शब्द बोला गया, जैसे दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और 9 बजे एक व्यक्ति ने एक शब्द बोला राम, हाँ, इतना बोल करके वो चला गया। अब 1 घंटे बाद आया है 10 बजे। अब आकर के उस व्यक्ति से कह रहा है गच्छति। तो जब पहले रामः बोला था तब भी वो सोचता रह गया कि भाई रामा क्या है। अब आकर के गच्छति बोला, अब भी सोच रहा है कि गच्छति क्या, कौन गच्छति। रामा बोला तो क्या रामा, गच्छति तो कौन गच्छति। तो ये मन में बना रहा, सन्निधि नहीं है। एक घंटा पहले बोला, एक घंटा बाद में बोला, तो शब्दों में सन्निधि नहीं है। तो सन्निधि नहीं होगी तो शब्द अर्थ निकलेगा, नहीं निकलेगा। ऐसा सुनने वाले ऐसा सुनने वाले को यथार्थ बोध नहीं होगा, क्योंकि जब रामा बोला तब भी आकांक्षा बनी रही, उसके बाद जब गच्छति बोला तब भी यह आकांक्षा बढ़ गई। आकांक्षा को शांत करने के लिए, यथार्थ को जानने के लिए रामा गच्छति ऐसे सन्निधि युक्त वाक्य का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना। रामा बोलोगे, 1 घंटा बाद गच्छति बोलो तो भी पता नहीं चलेगा भी क्या कहना चाह रहे हो, और गच्छति बोलोगे 1 घंटे बाद में तब भी नहीं पता चले। एक साथ बोलना पड़ेगा रामः गच्छति, यह सन्निधि युक्त वाक्य है। अब ऐसा सन्निधि युक्त वाक्य जब बोलोगे रामः गच्छति, तब जाकर के एक सन्निधि युक्त वाक्य होगा, वो यथार्थ का बोध होगा कि राम जाता है, यह अर्थ निकल के सामने आएगा। ठीक है ना। एक साथ बोलना पड़ेगा। पदों में सन्निधि होना अत्यंत आवश्यक है। सन्निधि होगी तभी जाकर के अर्थ निकल के सामने आएगा। ठीक है ना। ये हो गई सन्निधि। कौन कौन से हो गया, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, 3 चीज हो गई। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमको देखना है श्लोक में कि पदों में सन्निधि बन रही है कि नहीं बन रही है। ठीक है, आकांक्षा देखनी है, योग्यता देखनी है, सन्निधि देखनी है। सन्निधि तक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब आ गया तात्पर्य, ये भी बहुत जरूरी है। देखो, मुख्य अर्थ, अभिप्राय या गूढ़ संदेश, जब हम अन्वय के अनुसार किसी वाक्य को व्यवस्थित करते हैं तो उसका सही अर्थ स्पष्ट हो जाता है। इसी से वाक्य का तात्पर्य, अर्थ या अभिप्राय समझा जाता है। जैसे उदाहरण देखो, रामः गच्छति वनम। ठीक है ना। रामः गच्छति वनम। राम कर्तृपद है, गच्छति क्रियापद है और वनम कर्मपद है। तो ये अव्यवस्थित तरीके से है। व्यवस्थित तरीका क्या है, पहले कर्तृपद हो, फिर कर्मपद हो, फिर क्रियापद हो। यह अव्यवस्थित तरीका है। तो वाक्य अशुद्ध नहीं है, वाक्य भी शुद्ध है, क्योंकि संस्कृत में ऐसा नियम ही नहीं है कि इस प्रकार से लिखा जाए। कैसे भी लिख सकते हो आप, स्वतंत्र रूप से लिख सकते हो। अब इसका हम अन्वय करेंगे कि रामः वनम गच्छति। पहले कर्तृपद को लेके आए, फिर कर्मपद को लेके आए, फिर क्रियापद को लेकर आए। तो रामः वनम गच्छति, तात्पर्य निकल के आया कि राम जंगल में जाता है। वाक्य का क्या तात्पर्य है कि राम जंगल में जाता है। तात्पर्य मूलतः वाक्य के सार को दर्शाता है, जो अन्वय द्वारा स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, ये हो गया तात्पर्य। कौन कौन से पढ़ लिए, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य। ठीक है ना। तात्पर्य समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं पद परिचय। अब देखो, पद परिचय क्या है। पद परिचय का अर्थ है पदों का परिचय, जिसमें किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का विश्लेषण किया जाता है। संस्कृत व्याकरण में पद परिचय का प्रयोग मुख्य रूप से निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है। जैसे कि शब्द का प्रकार, संज्ञा शब्द है अथवा सर्वनाम शब्द है अथवा क्रिया शब्द है, कौन सा शब्द है। ठीक है ना। तो संज्ञा शब्द के जैसे राम, श्याम, गणेश, सुरेश इत्यादि संज्ञा शब्द हैं। सह, सर्वः, है ना, इत्यादि, तत्, एतद, ये सर्वनाम शब्द हैं। क्रिया शब्द क्या हैं, गच्छति, पठति, हसति इत्यादि क्रियापद हैं। तो इनसे समझना चाहिए। फिर है, ये परिचित होने चाहिए, इनका बोध होना चाहिए कि ये संज्ञा शब्द है, यह सर्वनाम शब्द है, यह क्रिया शब्द है, क्रियापद शब्द है। आगे शब्दों का लिंग, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है अथवा नपुंसक लिंग है, एक वचन है, द्विवचन है अथवा बहुवचन है। कारक में कौन सा कारक, प्रथमा कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, कौन सा कारक है, यह परिचय होना चाहिए। धातु रूप, ठीक है, धातु रूपों का परिचय होना चाहिए कि कौन सी धातु है, कौन सा लकार है ना, कौन सा पुरुष है। प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है, क्त्वा प्रत्यय है, तुमुन प्रत्यय है, लप प्रत्यय है, क प्रत्यय है आदि, कौन सा प्रत्यांत शब्द है।
और विभक्ति, विभक्ति प्रथमा विभक्ति है, द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है इत्यादि विभक्ति परिचय होना चाहिए। तो शब्दों का प्रकार, शब्दों का लिंग, धातु रूप, प्रत्यय और विभक्ति को पहचानना, यह पद परिचय है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक शब्द का व्याकरणिक रूप से विश्लेषण और परिचय होना चाहिए, ठीक है ना, यही है पद परिचय। तो कौन कौन से हो गए? आकांक्षा हो गया, आकांक्षा, आकांक्षा के बाद योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, पद परिचय। अब आगे चलते हैं, लास्ट है पदार्थ बोध, पद के अर्थ का बोध। उदाहरण देखो, जैसे कि रामः, राम शब्द से किस अर्थ का बोध हो रहा है? तो दशरथस्यापत्यम रामः, ठीक है ना, तो राम शब्द से इस पदार्थ का बोध हो रहा है। कृष्ण शब्द से इसका बोध हो रहा है, इस पदार्थ का बोध हो रहा है। शिव शब्द से इस पदार्थ का बोध हो रहा है। ये उदाहरण के लिए दिए गए हैं। तो पद के अर्थ का बोध होना, यह 6 चीज हैं जो हमको अन्वय के लिए विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। आगे चलते हैं, अन्वय का लक्षण, ठीक है ना। अब अन्वय का लक्षण क्या है? आदौ कर्तृपदम वाच्यम, द्वितीयादिपदम ततः क्त्वा त्वमुन ल्यप च मध्ये तु कुर्यादन्ते क्रियापदम, ठीक है, यह अन्वय का लक्षण है। इसका अर्थ समझो। आदौ कर्तृपदम, सबसे पहले कर्तृपद को होना चाहिए। जब हम अन्वय करेंगे, कोई श्लोक है, श्लोक में पहले खोजेंगे कि कर्तृपद कौन है, तो सबसे पहले हम कर्तृपद को रखेंगे। फिर ततः, उसके बाद में द्वितीयादि पदम, उसके बाद में फिर द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी इत्यादि जो पद हैं उनको स्थापित करना चाहिए, ठीक है ना। पहले कर्तृपद, फिर द्वितीयादि पद में जो भी वहाँ पर संगति बैठ रही है जिस पद के साथ में, उनको रखना चाहिए। मध्य तो द्वितीयादि पदम से पूर्व में यदि त्वा, तुमुन, ल्यप प्रत्यांत शब्द हैं तो सबसे पहले कर्तृपद, फिर उसके बाद में त्वा, तुमुन, ल्यप प्रत्यांत शब्दों को रखना चाहिए, फिर द्वितीयादि पदों को रखना चाहिए। फिर क्रियापदम अंते कुर्यात, और अंत में क्रियापद को रखना चाहिए। यह अन्वय का लक्षण है। सर्वप्रथम कर्तृपद को रखना चाहिए, उसके बाद द्वितीयादि पदों को रखना चाहिए, मध्य में त्वा, तुम, ल्यप प्रत्यांत शब्दों को रखना चाहिए, और अंत में क्रियापद को रखना चाहिए, ठीक है ना। अब एक और अन्वय का लक्षण है, विशेषणम पुरस्कृत्य विशेष्यम तदनंतरम कर्तृकर्म क्रियायुक्तमेतदन्वय लक्षणम। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, किया है, यहाँ क्रिया है, ठीक है ना, क्रियापद। एक अन्वय का लक्षण यह है। तो क्या है इसका अर्थ? बोले विशेषणम पुरस्कृत्य, सबसे पहले विशेषण को रखना चाहिए, फिर विशेष्यम तदनंतरम, उसके बाद विशेष्य को रखना चाहिए। कर्तृ कर्म क्रिया युक्तम, यदि विशेषण कर्तृपद का है तो पहले कर्तृपद का विशेषण, फिर कर्तृपद को रखना चाहिए। यदि विशेषण कर्मपद का है तो पहले कर्मपद का विशेषण, फिर कर्मपद को रखना चाहिए। क्रियापद का यदि विशेषण है तो पहले क्रियापद का विशेषण, फिर क्रियापद को रखना चाहिए। यह एतद अन्वय लक्षणम, यह अन्वय का लक्षण है। सर्वप्रथम विशेषण को रखना चाहिए, उसके बाद विशेष्य को रखना चाहिए। यदि कर्ता का विशेषण हो तो पहले कर्ता के विशेषण को रखना चाहिए, उसके बाद कर्मपद को रखना चाहिए। कर्म का विशेषण तो फिर कर्मपद का विशेषण रखना चाहिए, फिर कर्मपद को रखना चाहिए। इसी प्रकार क्रिया का विशेषण है तो पहले क्रियापद के विशेषण को, उसके बाद क्रियापद को रखना चाहिए। इसी प्रकार से यह अन्वय का लक्षण हमको समझना चाहिए। आगे देखो, इतना समझ में आ गया? अब व्याख्यान। अन्वय हो गया, श्लोक पढ़ लिया, श्लोक पढ़ने के बाद हमने उसका अन्वय कर लिया, और जो हमने 6 चीज पढ़ी थी, आकांक्षा, योग्यता, तात्पर्य, सन्निधि, पद परिचय, पदार्थ बोध, इतना होने के बाद में श्लोक का तो पोस्टमार्टम हो ही गया है, सारा हमने समझ ही लिया है कि कौन कौन चीज़ क्या क्या है। उसके बाद हमने अन्वय कर लिया। अब अन्वय करने के बाद उसका व्याख्यान कैसे करेंगे? तो व्याख्यान का लक्षण क्या है? बोले पदच्छेद, पदार्थोक्तिर, विग्रहो वाक्ययोजनम, आक्षेपस्य समाधानम, व्याख्यानम पंचलक्षणम। यह व्याख्यान के 5 लक्षण हैं, 5 लक्षण हैं। क्या क्या है? पदच्छेद, पहले पदच्छेद, वाक्य में आए शब्दों को अलग अलग करना, ये पदच्छेद। अब संधि पड़े होगे तो पदच्छेद हो जाएगा। फिर है पदार्थोक्ति,
प्रत्येक शब्द का सही अर्थ बताना। पदार्थ की उक्ति मतलब प्रत्येक शब्द का सही अर्थ क्या है। विग्रह, संयुक्त शब्दों का विस्तृत रूप, जैसे समास इत्यादि हम करते हैं, समासों में विग्रह इत्यादि होते हैं। जैसे कि राजपुरुषः, इसका क्या करेंगे विग्रह, राज्ञः पुरुषः इति राजपुरुषः। ठीक है। वाक्य योजनम, शब्दों को उचित क्रम में रखकर संपूर्ण वाक्य का अर्थ निकालना, यह वाक्य योजनम। ठीक है ना। फिर आक्षेप और समाधान, जो शंका या आपत्ति आए उसका निराकरण करना। इन 5 लक्षणों के साथ किया गया स्पष्टीकरण ही संपूर्ण व्याख्यान कहलाता है। यहां तक आपका व्याख्यान तक हो गया है। ठीक है ना। इसके बाद हम किसी एक श्लोक को लेकर के, नए श्लोक को लेकर के, अष्टांग हृदय के श्लोक को लेकर के यह सारी बातें हम वहाँ पर घटाएंगे। जो अन्वय की बातें हमने आज पढ़ी हैं, है ना, अगली वीडियो में ये सब इसका प्रयोग भी करेंगे और उदाहरण के साथ समझेंगे भी। ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। पुनर्मिलामः नए श्लोक के साथ में।